आप में से जिन भी लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये मुझे मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है इस तरह के कंटेंट को लाने के लिए। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आस्क योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू सब्सक्राइब एज वेल। एपिसोड शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक अमर्त्या एंड पूजा फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल मेंबरशिप। एंड आप सबको मेरा बहुत बहुत थैंक यू। आप सबका इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया है मेरे लास्ट टाइम जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। बहुत सारे ईमेल्स आए हुए हैं मेरे पास, वॉइस ओवर्स के लिए, उसके बाद राइटिंग के लिए, और भी बहुत सारी ग्राफिक्स के लिए और मार्केटिंग के लिए भी बहुत सारे। एंड आई एम सॉरी मैं सबको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया हूँ अभी, बिकॉज मैं ये एपिसोड 4 डब करने में इन सब में बिजी था। बट आज ये एपिसोड रिलीज़ हो रहा है, इसके बाद मैं आप सबके इंडिविजुअल ईमेल से जाऊँगा एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू एवरीबडी। एंड सो प्लीज़ बी पेशेंट एंड आई एम सॉरी नॉट बीइंग एबल टू रिस्पॉन्ड टू यू अर्लियर। तो अब मैं आप सबको रिस्पॉन्ड करूँगा। एंड आप में से जो भी और सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे को, यू वांट टू गेट इन टच विद मी, प्लीज़ डू रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम @boss.ankan, या फिर मेरे ईमेल आईडी पे bhaikibaat@gmail.com। एंड इफ़ यू कैन हेल्प मी आउट विद डोनेशंस, देन मैं अपने यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। यू कैन ऑल्सो सपोर्ट मी बाई बाइंग माई यूट्यूब चैनल मेम्बरशिप दैट जस्ट कॉस्ट 159 रुपीज़ अ मंथ। सो इफ़ यू कैन सपोर्ट, प्लीज़ डू, बिकॉज हम जैसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट वी आर डिपेंडेंट ऑन लिसनर्स लाइक यू, बिकॉज हम कोई बड़े प्रोडक्शन हाउसेस है नहीं, हम अकेले ही हमें सब कुछ करना पड़ता है। सो वी नीड योर सपोर्ट। सो प्लीज़ रीच आउट टू मी, donate if you can, and please subscribe to my channel, please. Thank you. Let's begin today's episode. बनारस जल रहा था। ऐसे किसी मंजर के बारे में शायद किसी ने आज से पहले कल्पना भी नहीं की थी। अचानक से आई बारिश की बूंदें जब जलती लकड़ियों और हर जगह लगी आग की लपटों पर पड़ी, तो आसपास के पूरे इलाके ने काले अंधेरे धुएं की चादर ओढ़ी, और छत के नीचे धुएं की चादर ओढ़े बनारस की उन गलियों में से आते लोगों की चीखों का शोर कानों को चीरते हुए गुजर रहा था। उन्हीं चीखों के बीच पास में बने हुए एक मकान की छत पर मौजूद चारपाई के बगल में से आते शोर पर उन दोनों का ध्यान गया। पालने में कोई छोटा बच्चा रो रहा था, और उसी के बगल में खड़ा एक शख्स उस चारपाई पर सो रहे इंसान की ओर बढ़ा। आगे बढ़ते ही उस शख्स ने चारपाई पर सो रहे इंसान के ऊपर अपने मुंह से द्रव्य जैसे किसी चीज को उड़ेल दिया। देखते ही देखते उस इंसान का शरीर गलने लगा, और उस गले हुए शरीर को वो जीव देखते ही देखते पी गया। क्या था वो? संजय, छत के कोने पर पड़ी वो सीढ़ी लेकर आ। शौर्य की बात सुन संजय दौड़ते हुए छत के एक कोने पर पड़ी सीढ़ी उठा लाया। इसको उस छत की बाउंड्री वॉल पर टिकाने में मेरी मदद कर। पागल है क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? संजय ने साथ वाले मकान की छत पर मौजूद उस जीव की ओर इशारा किया। दिख रहा है, लेकिन अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो बच्चा उसका अगला शिकार होगा। भय तो उन दोनों के मन में था, पर हिम्मत करके उन दोनों ने सीढ़ी को लगाया। भाई तो कर लेगा ना, गिरना मत। संजय ने कसकर अपनी ओर की सीढ़ी की छोर को पकड़ लिया। एक काम कर, जैसे मैं उस छत पर पहुंचूं तो ड्रोन से उसका ध्यान भटकाना, ठीक है? ठीक है, पर ध्यान से। हाँ। शौर्य धीरे धीरे सीढ़ी के ऊपर खुद को संभालते हुए एक छत से दूसरी छत की तरफ जाने लगा। एक पल के लिए उसकी नजर नीचे गई तो उनमें से एक जीव नीचे गली से गुजरते हुए उसे देख रहा था। लेकिन किसी के भागने की शोर की वजह से वो जीव शौर्य को छोड़ उस इंसान के पीछे गया। धीरे धीरे जब शौर्य उस ओर की छत पर पहुंचा, तब तक चारपाई पर मौजूद इंसान के शरीर पर बस आधा मांस ही बचा था। शौर्य धीरे से बिना आवाज किए छत पर उतरा और पास रखे हुए एक काली टंकी के पीछे जाकर छुप गया। उसने संजय को ड्रोन छोड़ने का इशारा किया। ड्रोन की आवाज से उस जीव का ध्यान आकर्षित होते ही संजय ने ड्रोन को छत की दूसरी ओर उड़ाया, और उस जीव के वहां से हटते ही
शौर्य भागते हुए उस पालने की तरफ गया और उस बच्चे को उठाकर वहां से धीरे धीरे वापस सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। शौर्य उसके बाहों में मौजूद उस छोटे बच्चे को देखकर संजय के दिल की धड़कनें और तेज हो गई थी। उसके हाथ कांप रहे थे और कांपती उंगलियां अक्सर धोखा देती हैं। गलती से उसके ड्रोन के कंट्रोलर का रिटर्न बटन दब गया और उसके दबते ही ड्रोन जब वापस संजय की तरफ मुड़ा तो उस जीव का ध्यान अपने बाहों में बच्चे को थामे शौर्य की ओर गया। शौर्य भाग, हाथ में रोता हुआ बच्चा लिए शौर्य अपने जीवन में शायद इससे तेज पहले कभी नहीं दौड़ा था। तू सीढ़ी पकड़ और महाकाल की कसम भाई छोड़ना मत। संजय ने सीढ़ी के छोर को अपनी पूरी ताकत से अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वो सीढ़ी आज कोई साधारण सीढ़ी नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का वो पुल बन चुकी थी जिसकी लकड़ियों में शौर्य और उस नवजात शिशु के जीवन या मरण के बीच का अध्याय छुपा था। सीढ़ी पर किसी तरह खुद को संभालते हुए शौर्य आगे बढ़े जा रहा था और वो जीप भी उनके ठीक पीछे चला आ रहा था। आसपास जलती आग की रोशनी जब उस जीप पर पड़ी तो संजय की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या? ये तो उस बुड्ढे चाचा की बताई वेताल की कहानी में मौजूद वेताल जैसा दिखता है। इस बात से अनजान कि उसके पीछे मौजूद ड्रोन पर भी उसकी आंखों के सामने का दृश्य कैमरा में कैद हो रहा था। शौर्य कूद! संजय की आवाज शौर्य के कानों में गूंजी और उसने बिना कुछ सोचे समझे एक तेज छलांग लगाते हुए बच्चे को हवा में संजय की तरफ फेंक दिया। संजय के लिए इस वक्त वो बच्चा और शौर्य दोनों मानो बिना बैटरी की घड़ी के कांटों के जैसे समय में कहीं थम से गए थे। संजय ने अपने हाथ हवा में किए और इससे पहले कि वो बच्चा नीचे गिरता उसने कसकर उसको पकड़ लिया। उधर शौर्य छत की बाउंड्री वॉल पकड़े लटक रहा था। संजय के हाथ सीढ़ी के छोर पर से हटते ही सीढ़ी बेकाबू होकर नीचे जा गिरी थी और साथ ही वो जीव भी। नीचे से आते भागते हुए पैरों की आवाज से लगता था कि वो जीव अब किसी और शिकार की तलाश में निकल चुका था। संजय ने उस बच्चे को आराम से छत की जमीन पर रखकर शौर्य की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़। संजय का हाथ पकड़कर शौर्य ऊपर आया और आते ही उसने बच्चे के पास जाकर ध्यान से उसका मुआयना किया कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई थी, पर उसे कोई चोट नहीं आई थी। उसकी वो सफेद पुतलियां शौर्य की आंखों को सीधा चीरते हुए मानो उसके रूह के अंदर झांक रही थी। काले बदन पर मौजूद जगह जगह पर उगती फंगस को देखकर लगता था कि यह फंगस उस नवजात के बदन का ही हिस्सा हो और उन्हीं के बीच में मौजूद बीजाणु मानो फटने को तैयार थे। उस बच्चे की उस भयावह हंसी ने उन दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ा दी थी। वो दोनों पीछे हट गए और तभी उस बच्चे के शरीर के फंगस के बीच में मौजूद बीजाणु के फटते ही हवा में फैलती बदबू से दोनों ने अपने नाक पर रुमाल बांध लिया और उनके सामने ही उस बीजाणु से निकले कण हवा में घुल गए। संजय भाग! वो बच्चा एकाएक अपने हाथों और पैरों पर रेंगते हुए उनकी तरफ दौड़ा। वो दोनों घर की छत पर मौजूद दरवाजे को तोड़कर उसे किसी तरह बंद करने में सफल हो गए। दरवाजे के पीछे से गूंजती हंसी से अब भी उनके शरीर का रेशा रेशा सहमा हुआ था। वो दोनों वहां से भागकर नीचे पहली मंजिल पर पहुंच गए। घर अंदर से पूरा खाली पड़ा था और मुख्य द्वार खुला पड़ा था। देखकर लगता था कि बाहर की अफरा तफरी में घर वाले घर छोड़कर भाग निकले थे। भाई कैसे हो सकता है? जब मैंने उस बच्चे को उठाया था तब तो वो बिल्कुल ठीक था। वो तो पता नहीं, पर तेरे पीछे जो चीज़ थी वो उस बुड्ढे चाचा की कहानियों के वेताल जैसा था। इसका मतलब हम जिसे महज कहानी समझ रहे थे वो सच है। पता नहीं भाई, पर कुछ तो सच्चाई है। लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? सुन, वो हेमंत वाला मंदिर यहीं पास में ही है, वहाँ चलते हैं। दोनों ने सोचा कि यही ठीक रहेगा। वैसे भी
आखिरी बार जब उन्होंने छत से घाटों की ओर देखा था तो घाट लगभग खाली हो चुके थे। बस यहाँ वहाँ उसी तरफ में नहाए हुए गली सड़ी लाशें पड़ी थी। उस घर के मुख्य द्वार पर पहुंचकर उन दोनों ने चुपके से दाएं बाएं देखा। गलियां खाली पड़ी थी। चल, शौर्य ने एक कदम घर के बाहर रखा तो संजय भी हाथ में कैमरा लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रुक रुक, वहां देख। उनसे कुछ दूरी पर उन्हीं जीवों का एक झुंड बिल्कुल पत्थर की बुत की तरह खड़ा था, जैसे कि उनमें जान ही ना हो। संजय ने एक पत्थर उठाकर दाई ओर जाने वाली गली को फेंका तो एकाएक वो सारे उस आवाज की दिशा में दौड़ गए। ऐसे तो उस मंदिर तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे पता नहीं ऐसे और कितने हो। ड्रोन है तेरे पास? हाँ, छत से निकलने से पहले मैंने वापस रख लिया था। संजय ने बैग से ड्रोन निकालकर शौर्य को दिखाया। एक काम कर, ड्रोन को आगे आगे चलने दे, हम उसके पीछे पीछे चलेंगे। हाइट खरों से ऊपर रखना ताकि आगे का रास्ता साफ दिखे, ठीक है? ठीक है। संजय ने ड्रोन को चालू किया। अब उसकी लाइव फुटेज ही उन दोनों का मार्गदर्शन कर सकती थी। ड्रोन की मदद से वो दोनों आखिरकार उन जीवों को चकमा देते हुए घाट तक पहुंच गए। मंदिर ठीक उनके सामने था। वो मंदिर की तरफ बढ़े, लेकिन तभी पीछे से किसी ने शौर्य और संजय को जकड़ लिया। अचानक हुए हमले ने उन दोनों को चौंका दिया और वो किसी तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, पर वो किसी भी तरह खुद को छुड़ाने में नाकामयाब हो रहे थे। ऐसा लगा कि आज तो वो दोनों काल का ग्रास बन ही जाएंगे। पर तभी अंधेरे में दूर से हाथ में फावड़ा लिए एक शख्स चीखते हुए उनकी ओर आया और उस जीव के सर पर एक तेज वार किया, जिससे वो जीव चिल्लाते हुए वहां से भाग निकला। पर दर्द से नहीं, मानो किसी चीज को देखकर वो डर गया हो। शौर्य और संजय ने सामने देखा तो हाथ में फावड़ा लिए उनके सामने हेमंत खड़ा था। पीछे देखो, चलो चलो यहां से। उनके पीछे घाट पर कई जीव थे और सैकड़ों की संख्या में वो हेमंत, संजय और शौर्य की तरफ दौड़ पड़े। सोच क्या रहे हो? भागो! मंदिर उनसे ज्यादा दूर नहीं था, पर ऐसा लग रहा था मानो उनसे मीलों दूर। अंधेरे में धुएं के बीच से होते हुए वो भाग रहे थे कि तभी दाईं ओर से अंधेरे में लिपटे धुएं की चादर से एक जीव ने तीनों को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन अचानक से ऐसा लगा कि उस जीव को किसी और चीज ने पीछे खींच लिया। शौर्य और संजय को वो आवाज साफ सुनाई दी थी। अब ये क्या था? और वो कुछ भी हो, उस चीज ने उन तीनों की रक्षा की थी। उन तीनों के पीछे पीछे उनका ड्रोन भी मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर घुसते ही हेमंत मंदिर में रखे घड़े से शौर्य और संजय के लिए 2 गिलास पानी ले आया। बाहर सब ठीक होने तक तुम दोनों यहीं रहो, इस वक्त तुम दोनों के लिए यही ठीक रहेगा। हेमंत सही कह रहा था, पर एक बात शौर्य को परेशान कर रही थी। आपने तो कहा था कि आपके इस मंदिर की दहलीज को पार करते ही आपकी मृत्यु निश्चित है, तो फिर आज आप मंदिर पार करके हम दोनों को बचाकर कैसे ले आए? वो तुम दोनों मुसीबत में थे तो कुछ सूझा नहीं, पर हेमंत भी शौर्य के सवाल से परेशान था। वो मसान सालों से उसके मंदिर की दहलीज पार करने के इंतजार में थे, तो वो जिंदा कैसे? सोच क्या रहे हो? भागो! सोच क्या रहे हो? भागो! ये क्या कर रहा है तू? शौर्य ने संजय की ओर देखते हुए पूछा। वो अपने कैमरे में
किसी चीज़ को बार बार रिवाइंड करके देखने की कोशिश कर रहा है। सोच क्या रहे हो, भागो। शौर्य धीरे धीरे संजय की तरफ बढ़ा, हेमंत भी। सोच क्या रहे हो, भागो। पास जाकर जब उन्होंने कैमरे के डिस्प्ले पर ध्यान दिया तो ड्रोन फुटेज में धुंधला सा कुछ रिकॉर्ड हुआ था। फुटेज में जो रिकॉर्डिंग थी उसमें धुंधला ही सही पर साफ समझ में आ रहा था कि उन पर हमला करने वाले जीव के कंधे, कमर और पैरों पर लटक कर कुछ छोटे जीवों ने उसे खींचते हुए उन तीनों से दूर कर दिया था। सोच क्या रहे हो, भागो। ये तो वही है। कौन? मसान।